नमस्ते सभी को, कैसे हो। तो पिछली क्लास में हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था। बहुत अच्छी तरह से उसमें पढ़ा है। कहीं कोई ऐसे आपको परेशानी आनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हमने पढ़ा है कि किस तरह से स्वर ह्रस्व आता है, कहाँ दीर्घ आता है, अच्छी तरह से हमने उसका अध्ययन कर लिया था। अब हम आज व्यंजन संधि प्रारंभ करते हैं। तो जिस तरह से समझते हुए हमने स्वर संधि को पढ़ा है, ऐसे ही क्या है व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि की अगर बात करें परिभाषा की कि व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होती है, तो देखो स्वर संधि के अंदर तो क्या था कि स्वर का मेल किससे था, स्वर से था। स्वर का मेल किससे था, स्वर से था मुख्य रूप से। यहाँ व्यंजन संधि में बताओ किस किस का मेल होगा, यानी प्लस से पहले बताओ स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। व्यंजन, चलो। और प्लस के बाद क्या आएगा, स्वर आएगा या व्यंजन। स्वर भी आ सकता है और क्या व्यंजन भी आ सकता है, यानी स्वर भी आ सकता है और क्या व्यंजन भी आ सकता है। क्या प्लस से पहले स्वर नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, यानी प्लस से पहले भी क्या आ सकता है, स्वर। तो यानी इधर स्वर भी हो सकता है। अब अंतर क्या आएगा कि अगर प्लस से पहले व्यंजन है, अगर प्लस से पहले क्या है व्यंजन है, तो प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है और क्या व्यंजन भी हो सकता है। परंतु यदि प्लस से पहले स्वर है तो फिर 100% प्लस के बाद क्या होगा, व्यंजन होगा। अर्थात एक तरफ व्यंजन होना क्या है, जरूरी है। जिस तरफ व्यंजन होगा हमें परिवर्तन वहां उसी व्यंजन में करना है, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। कौन संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, तो बताओ परिभाषा क्या हुई, क्या पढ़ेंगे हम परिभाषा के अंदर कि यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से अथवा स्वर से होता है, या स्वर का मेल व्यंजन से होता है, स्वर का मेल किससे होता है, व्यंजन से होता है, एवं ये भी ध्यान रखना है ध्वनि परिवर्तन व्यंजन में होता है, एवं ध्वनि परिवर्तन व्यंजन में होता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे क्या कह देते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो याद रखना है, यानी व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है, व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है, स्वर का मेल किससे हो सकता है, व्यंजन से हो सकता है। और ध्वनि परिवर्तन किसमें करना है, व्यंजन में। यानी अगर ध्वनि परिवर्तन व्यंजन में होता है तो व्यंजन संधि है, यदि नहीं है तो क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपको, तत प्लस सम, क्या बना, तत्सम। तो बताओ इसमें संधि है या नहीं है, बताओ इसमें संधि है या नहीं है। तो यानी इसमें संधि नहीं है, क्योंकि तय के अलग लग रहा है, यहां आधा लिख रहा है, बात तो एक ही है। तो तत् प्लस सम बराबर क्या, तत्सम। बताओ किसका मेल किससे हो रहा है, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है। व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से, परंतु ध्वनि परिवर्तन व्यंजन में नहीं हो रहा, इसलिए हम कह देंगे यहां संधि क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो, वैसे तो मैंने कहा था कि प्लस से पहले स्वर भी आ सकता है और क्या बताओ व्यंजन भी आ सकता है, यानी प्लस से पहले क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और क्या है, व्यंजन भी आ सकता है। लेकिन मोस्टली प्लस से पहले क्या आता है, व्यंजन ही आता है। मोस्टली प्लस से पहले क्या आता है, व्यंजन। एक दो नियम है
जिनमें प्लस से पहले क्या है बताओ, स्वर आता है, प्लस के बाद क्या आता है, व्यंजन। लेकिन ज्यादातर व्यंजन संधि के जो नियम है, जो उदाहरण है, उनमें प्लस से पहले क्या आता है, व्यंजन। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, अब देखो इधर, ये क्या लिख रहा है, जगत प्लस क्या ईश, बताओ क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या, जगदीश। क्या सही लिखा है क्या मैंने, ये जगत प्लस ईश बराबर क्या, जगदीश, सही लिखा है क्या, नहीं, यहां तो ए और ई है, यानी यहां तो दोनों तरफ स्वर आ रहे हैं। देखो इधर भी तय के साथ क्या है, स्वर है, इधर ई भी क्या है बताओ, स्वर है। तो यानी जगदीश जब होगा, जब तय के नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा। अब प्लस से पहले क्या आ गया, व्यंजन। तो देखो आपको एक चीज समझनी है कि ये क्या है, ये जगत है, और ये क्या है, ये जगत नहीं है, ध्यान रखना, ये जगत क्या नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ ये क्या है, तो आप तय बोलोगे, लेकिन ये क्या है, ये तय नहीं है, तो आप पूछोगे ये क्या है, तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो समझाया था कि किसी भी व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता। यानी व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, स्वर की। अब इसमें स्वर है ही नहीं, तो इस तय का उच्चारण क्या नहीं होता। अब इस तय का उच्चारण नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जब बोलते हैं तो यही है कि जहां भी ये तय मिलता है तो इसको अपन तय ही बोल देते हैं, वरना इसका उच्चारण तय नहीं है। अब जब इसका उच्चारण ही नहीं होता तो फिर ये है क्यों? तो याद रखना, ये जो तय है, यानी कोई भी आधा वर्ण है, उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, लेकिन अगर उसके बाद जो व्यंजन आता है उसके साथ इसका उच्चारण क्या हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन एक तो मैं लिखूं उतर और एक मैं लिखूं क्या बताओ, उत्तर। तो बताओ इसमें आधे तय की ध्वनि आ रही है ना। तो हमेशा जो आधा व्यंजन होता है, जो आधा वर्ण होता है, उसका उच्चारण बाद वाले वर्ण के साथ होता है। किसके साथ होता है? बाद वाले वर्ण के साथ होता है। अब यही चीज हमें संधि में याद रखनी है कि जब भी हम प्लस से पहले व्यंजन आएगा, यानी प्लस से पहले क्या आएगा, व्यंजन, तो उस व्यंजन का उच्चारण उसके बाद जो ध्वनि आएगी, उसके बाद जो वर्ण आएगा उसके साथ होगा। ठीक है, उसके साथ होगा। तो वो यदि भिन्न ध्वनि है, यानी यहां तो अलग ध्वनि आ जाए और यहां अलग ध्वनि आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तय, ये वर्ग का पहला अक्षर है, और ये ई, ये स्वर है। अब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है बताओ, अघोष, और समस्वर किस में आते हैं, घोष में। तो ये ई क्या है बताओ, घोष ध्वनि है, ये क्या है, अघोष। तो अब कहने का मतलब यह है कि ये जो ध्वनि है, इसका उच्चारण इसके साथ होगा, तो इसको इसके जैसा बनना पड़ेगा। और ये ई घोष है, तो तय का परिवर्तन हम किस में करें कि ये घोष बन जाए। तो तय और तय तो क्या है, अघोष। तो तय का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, दय में, तब जाके इसका एक साथ उच्चारण होता है। और ये क्या बना बताओ, जगदीश। तो आपको ये याद रखना है कि व्यंजन संधि में प्लस से पहले क्या आएगा, व्यंजन। प्लस से पहले व्यंजन कब आएगा, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत युक्त होगा। क्या होगा, हलंत युक्त होगा, अर्थात उसमें हलंत लगा होगा। और हलंत लगा है तो इसका मतलब आधा। और आधे वर्ण का उच्चारण हमेशा अपने किसके साथ होता है, बाद वाले वर्ण के साथ होता है। किसके साथ होता है, बाद वाला वर्ण। यदि बाद वाला वर्ण भिन्न है, अलग तरह का है, तो इसको उसके अनुसार ही बदलना पड़ता है। इसीलिए तो व्यंजन संधि पढ़ते हैं, इसीलिए तो व्यंजनों में परिवर्तन होता है। यहां इसलिए ही परिवर्तन न हुआ। देखो ये तय पहला वर्ण है और ये शय है। ये क्या है, शय। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अघोष क्या होते हैं। फिर से जिनको ये घोष, अघोष, ये व्यंजन नहीं आते ना, वो रट तो सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो समझने के लिए आपको वर्ण विचार की एक क्लास मैंने डाल रखी है, उसको ढंग से पढ़ लें। उसमें आप वर्णों के भेद, व्यंजनों के भेद पढ़ लें ढंग से, तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी। तो ये तय, ये भी पहला वर्ण है। और मैंने अघोष की क्या पहचान बताई थी, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों से कैसे होते, अघोष। तो तय भी अघोष है और से भी अघोष है, अर्थात ये दोनों समान ध्वनि है। तो कहने का मतलब है कि जब इनको मिलाएंगे तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहां अलग ध्वनि हो और यहां अलग ध्वनि हो। ठीक है, तो कौन बदलेगा, जो आधा है, पूरा तो बदलेगा ही क्यों, यानी किसको बदलने, क्योंकि इसकी मजबूरी है, इसके साथ होगा। तो बदलेगा कौन, आधा वाड़ा। पूरा वाड़ा तो क्यों बदलेगा, उसका तो उच्चारण हो ही रहा है। जिसका नहीं हो रहा उसे बदलना पड़ता है। इसलिए प्लस से पहले वाला जो व्यंजन होता है उसका परिवर्तन प्लस के बाद वाले व्यंजन के अनुसार क्या हो जाता है।
तो इस अब यहां संधि इसीलिए नहीं हुई कि ये दोनों कैसे हैं समान, ये तय भी अघोष ये से भी अघोष, तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या लिख दिया बताओ, ज्यों का त्यों। तो आपको समझना क्या है, ये व्यंजन संधि में मुख्य रूप से व्यंजन कहाँ आता है, प्लस से पहले। और व्यंजन प्लस से पहले कब आएगा, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत युक्त होगा। यह भी ध्यान रखना है कि उसके, क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया वागीश, आपको दोनों मिलेंगे, एक तो हलंत वाला मिलेगा वाक, एक बिना हलंत के मिलेगा। आपको याद रखना है किसका हलंत वाला सही है, क्योंकि प्लस से पहले हमें क्या चाहिए, व्यंजन। और व्यंजन जब ही होगा जब उसके नीचे क्या लगा होगा, हलंत। अगर हलंत नहीं लग रहा है तो मैंने कहा था ना पहले कि ये जगत में तो अंतिम वर्ण ए है, क्या है, ए, तो तय के हलंत लगाएंगे तो व्यंजन आएगा। तो अब ये व्यंजन कैसा हो गया, आधा। और किसी भी आधे वर्ण का उच्चारण हमेशा किसके साथ होता है, उसके बाद जो वर्ण आता है, उसके बाद जो वर्ण है अगर वो एक जैसे हैं जब तो बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो फिर संधि नहीं होगी। अगर प्लस के बाद वो वर्ण आता है तो उसको वैसा ही बनना पड़ेगा। तो जिस प्रकार में वो आता है तो उसमें अपन वैसा ही परिवर्तन कर देते हैं, यानी प्लस के बाद जो ध्वनि है उसी को प्लस से पहले वाली ध्वनि को उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, तो देखो क्या समझना है आपको कि व्यंजन यानी संधि जब भी होगी जब प्लस से पहले अलग ध्वनि होगी और प्लस के बाद क्या होगी, अलग ध्वनि। यानी दोनों एक जैसी नहीं होनी चाहिए, समान ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों समान ध्वनि होंगी तो उनमें परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवर्तन कब होगा, जब प्लस से पहले की अलग ध्वनि हो और प्लस के बाद अलग ध्वनि हो। और प्लस से पहले वर्ण कैसा है, आधा। अतः ये आधा वर्ण प्लस के बाद जो ध्वनि आ रही है, जो प्लस के बाद जो व्यंजन आ रहा है, उसमें इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे अपन संधि करेंगे तो मैं इधर लिखता हूं यहां लिख दी मैंने, क्या बताओ, अघोष ध्वनि। क्या लिख दी, अघोष ध्वनि। और प्लस के बाद इसके विपरीत ध्वनि आएगी, कौन सी, घोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि आ गई, घोष ध्वनि। ठीक है, अगर ये दोनों अघोष अघोष होंगी तो कोई संधि नहीं होगी, दोनों घोष होंगी तो भी कोई संधि क्या नहीं होगी। इधर ध्वनि अलग है और इधर ध्वनि अलग है। अब अघोष ध्वनि में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर होता है, पहला और दूसरा। तो बताओ क वर्ण में से कौन आए, क और ख। च वर्ण में से कौन आए बताओ, च और छ। ट में से कौन आए बताओ, ट और ठ। और तय में से कौन आए, तय और थ। और पै में से कौन आए, पै और फै। यानी ध्वनि कैसी है, अघोष। और प्लस के बाद कौन सी ध्वनि आएगी, घोष। और घोष में क्या होता है बताओ, वर्ग का क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी होता है। लेकिन पांचवा वर्ण घोष के साथ साथ क्या होता है, अनुनासिक और होता है। क्या होता है, अनुनासिक। इसलिए पांचवें वर्ण को यहां सम्मिलित क्या नहीं करेंगे। तो कौन लिखा, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और कौन, य, र, ल, व, है एवं सभी स्वर। एवं क्या, सभी स्वर। ये ध्वनि आएंगी प्लस के क्या बाद। ठीक है, और ये ध्वनि का आएंगे प्लस से पहले। अब ये ध्वनि प्लस से पहले हमने कहा व्यंजन लाना है हमें, तो अब इनके नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो यहां तो ए हो गया, क्या हो गया, ए। और इधर भी स्वर आ रहा है तो फिर संधि कैसे बनेगी, यानी प्लस से पहले क्या चाहिए हमें, व्यंजन। तो इनके नीचे क्या लगेगा बताओ, हलंत। क के, च के, ट के, त के, पै के, ख के, छ के, ठ के, थ के, फै के। और तीनों से भी अघोष होते, लेकिन कोई एक नियम थोड़ी पढ़ना है। अभी अपन वर्गों की बात कर लेते हैं, से को बाद में देखेंगे। अर्थात इनके नीचे क्या आ गई भाई, हलंत आ गए। अर्थात ये किसी शब्द, हमेशा संधि किसमें होती है, पहले शब्द के तो अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। तो यानी ये किसी शब्द के अंत में आने चाहिए और आधे और आने चाहिए। क्या आने चाहिए, आधे। अतः कहने का मतलब यह है कि ये किसी शब्द के अंत में आधे नहीं आते हैं। यानी अंत में तो आ सकते हैं, लेकिन यहां में किसकी जरूरत है, आधे की। इसलिए इनके एग्जाम्पल नहीं हैं। किस किस के नहीं है बताओ, ख, छ, ठ, थ, फै। तो एग्जाम्पल किसके मिलेंगे, क, च, ट, त, पे के मिलेंगे। किसके मिलेंगे, क, च, ट, त, पे के।
लिख लो, लेकिन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके उदाहरण नहीं होते, यानी ये किसी शब्द के अंत में आधे नहीं आते, क्योंकि हमें अंतिम वर्ण हलंत युक्त चाहिए, और हलंत जब लगाएंगे तो इसका मतलब वो क्या है, आधा। तो किसी शब्द के अंत में ये आधे नहीं आते। तो आधे में किसके एग्जाम्पल मिलते हैं, कै चे टे ते पे के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, कै चे टे ते पे के मिलते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, बताओ ये ध्वनि तो है अघोष और ये कौन सी बताओ, घोष। तो बताओ ये आधे व्यंजन है और ये इधर आ रही है, ये ध्वनि क्या है बताओ, पूर्ण है। तो अब इन ध्वनियों का उच्चारण इसके साथ होगा। तो ये कहता है अगर तू मेरे साथ आ रहा है तो तुझे मेरा जैसा बनना पड़ेगा। समझ में आया, क्योंकि ये कैसा है, अधूरा है। कैसा है, अधूरा। तो इसको इसके जैसा बनना पड़ेगा। तो ये कौन है बताओ, घोष। तो कै क्या बनेगा, अब घोष बनेगा। तो कै और खे तो क्या है, अघोष। तो कै को क्या बनना पड़ेगा, गे। क्या बनना पड़ेगा, गे। और चे को क्या बनना पड़ेगा बताओ, जय। और टे को क्या बनना पड़ेगा, डे। और ते को क्या बनना पड़ेगा, दे। और पे को क्या बनना पड़ेगा, बे। क्या बनना पड़ेगा, बे। क्योंकि अब ये घोष ही हो गए। क्या हो गए, घोष। क्योंकि कै खे तो क्या है, अघोष। अगर हम कै को गे बना देते तो क्या हो जाएगा, घोष। और फिर इसके साथ इसकी क्या है बताओ, उच्चारण हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी आधा व्यंजन है उसका स्वतंत्र उच्चारण क्या नहीं होता। अगर कोई भी आधा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, स्वरों की। अब स्वर नहीं है, वह ध्वनि आदि है, तो फिर उसका उच्चारण किसी दूसरे व्यंजन के साथ हो सकता है, और ये जिह्वा के एक ही झटके में होगा। इसलिए वो दोनों ध्वनि कैसी होनी चाहिए, समान। कैसी होनी चाहिए, समान। इसलिए प्लस से पहले वाली जो ध्वनि है वो प्लस के बाद वाली ध्वनि के अनुसार क्या बताओ, बदल जाती है। तो कहने का मतलब है कि कै अघोष है, यहां ध्वनि घोष है, तो इसे घोष ही बनना पड़ेगा। तो कै का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, गे में। किस में कर देते हैं, गे में। तो ये परिवर्तन इसलिए होता है, और आपने पढ़ा भी होगा नियम एक क्या होता है कि यदि कैचे टहते पे के बाद, किसके बाद, कैचे टहते पे के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण येरे लेवे है और कोई भी स्वर आ जाता है, तो कैचे टहते पे का परिवर्तन अपने ही वर्ग के कौन से अक्षर में हो जाता है, तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो वो तो एक डायरेक्ट नियम था। अब हम ये समझ सकते हैं कि वो हो क्यों जाता है। तो उसके लिए भाई सीधा नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझना है। कहां तक बढ़ेंगे, क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लस से पहले कौन सी ध्वनि है, अघोष। तो ये पूरे यही नियम पड़ेगा कि जो प्लस से पहले जो ध्वनि है वो प्लस के बाद वाली ध्वनि के अनुसार बदलेगी, क्योंकि इसका उच्चारण इनके साथ होगा। तो जो ध्वनि यहां प्लस के बाद होगी वही प्लस से पहले वाली को बनना पड़ेगा। तो ये कौन सी ध्वनि है, घोष। इसलिए अघोष को हम किस में बदल रहे हैं, घोष में। तो कै का परिवर्तन किस में कर दिया हमने, गे में। चे का जय में, टे का डे में, तय का दे में, और पे का बे में। तो अब नियम क्या बना इसका बताओ, क्या नियम बना, नियम ये बना क्या, नियम नंबर 1 कि यदि कैचे टेते पे के बाद, कैचे टेते पे के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण येरे लेवे है एवं कोई भी स्वर आता है तो कै चे टे ते पे का परिवर्तन हलंत जरूर लगाना है, पे का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, कै का किसमें, गे में। चे का किसमें, जय में। और टे का किसमें, डे में। और तय का किसमें बताओ, दे में। और पे का किसमें, बे में। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है।
अब ये आपने समझ लिया क्यों हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्लस के बाद कौन सी ध्वनि है? अघोष, और वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य रे ले वे है एवं सभी स्वर कैसे हैं? घोष। तो जो ध्वनि प्लस के बाद होगी वही प्लस से पहले वाली बन जाएगी, क्योंकि दोनों ध्वनि कैसी है? अलग, और अलग अलग होंगी तो ही संधि होगी। अगर समान ध्वनि है तो फिर संधि क्या नहीं होगी, बदलने की कहां जरूरत पड़ रही है, वो तो एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए याद रखना है कि प्लस से पहले वाली ध्वनि को बदल देते हैं हम प्लस के बाद वाली ध्वनि के अनुसार। अब इधर घोष है तो इसको हमने क्या कर दिया बताओ? घोष कर दिया। अब देखो एग्जाम्पल, बताओ क्या लिखा है? वाक प्लस क्या दान। तो बताओ प्लस से पहले क्या है? कै, और प्लस के बाद क्या है बताओ? दय। तो दय कौन सी वर्ण है? तीसरा। तय थे दय। तो कै का परिवर्तन किस में कर देंगे? गय में, और ये क्या हो जाएगा? वागदान। वाक प्लस दान बराबर क्या होगा? वागदान। अर्थात कै का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गय में, और गय कैसे लिखेंगे हम? आधा, क्योंकि आधा कै तो आधा ही गय बनेगा। तो वाक प्लस दान बराबर क्या हो जाएगा? वागदान। दूसरा देखो, ये क्या है बताओ? वाक प्लस क्या? ईस। तो प्लस से पहले क्या आ गया? कै, और प्लस के बाद क्या है? ई। स्वर है तो समझ स्वर भी किस में आते हैं? घोष में। तो कै का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गे में, परंतु ई उसमें आके जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? वागीश। वाक प्लस ईस बराबर क्या? वागीश। ऐसे ही हम लिखेंगे अच प्लस क्या? अंत। तो बताओ प्लस से पहले क्या है? चय, और प्लस के बाद ए क्या आ गया? ए स्वर। तो चय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? जय में। ये क्या हो जाएगा? अजंत। आगे चलें तो सट प्लस क्या? आनन। तो बताओ टे के बाद क्या आ गया? आ स्वर है, और टे कैसा है? अघोष। तो टे का परिवर्तन किस में? डे में, और डे में आ जुड़ेगा तो डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षडानन। षट प्लस आनन बराबर क्या? षडानन। क्या मैं बिंदी लगा सकता हूं क्या इसके नीचे? नहीं, क्योंकि टे का परिवर्तन डे में होता है, डे में नहीं होता। टे का परिवर्तन किस में होता है? डे में। डे में नहीं होता, डे में होता है। तो सट प्लस आनन बराबर क्या हो जाएगा? षडानन। अगला देखो, षट प्लस क्या? दर्शन। क्या लिखा? षट प्लस क्या? दर्शन। तो बताओ टे के बाद क्या है? दय। दय तीसरा वर्ण है तो टे का क्या हो जाएगा? डे। अब स्वर होता है तो वो पूरा हो जाता है। अब व्यंजन है तो डे कैसा रहेगा? आधा, और ये क्या बनेगा? षड दर्शन। अर्थात डे के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत। षट प्लस दर्शन बराबर क्या? षड दर्शन। ऐसे ही अभी बताया था मैंने आपको जगत प्लस क्या? ईस। तो बताओ तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दय में, और ई लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? जगदीश। ऐसे ही मैं कहूंगा तत् प्लस भव। अब देखो तत् प्लस सम तो नहीं हुआ था, लेकिन भय तो कौन सा वर्ण है? चौथा। तो तय का परिवर्तन तीसरा चौथा आ गया तो किस में हो जाएगा? दय में। ये क्या बन जाएगा? तद्भव। क्या बन जाएगा? तद्भव। ऐसे ही हम कहेंगे शत प्लस क्या? इच्छा। तो बताओ ईश्वर आ गया तो तय का परिवर्तन दय में, और ये क्या हुआ? सदिच्छा। क्या हुआ? सदिच्छा। ऐसे ही एक पै का देख लो, अप प्लस जय। तो पै के बाद क्या आ रहा है? जय। तो पै का परिवर्तन किस में हो जाएगा? बै में, और ये क्या हो जाएगा? अब्ज। अप प्लस जय बराबर क्या? अब्ज। तो क्या याद रखना है कि यदि कैचे टेते पे के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य रे ले वे है और कोई भी स्वर आता है तो कैचे टेते पे का परिवर्तन अपने ही वर्ग के कौन से अक्षर में? तीसरे में, क्योंकि प्लस के बाद आने वाली जो ध्वनि है वो घोष है। तो कै को हम उसी के वर्ग में बदलेंगे। तो कै और खे दोनों कैसे हैं भाई? अघोष। तो कै का हम क्या बना देंगे? गय। तो दोनों ध्वनि समान हो जाएंगी, आसानी से संदेह हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम पढ़ते हैं। कुछ और आपको एग्जाम्पल लिखने हैं।
बताओ दिक प्लस अंबर, प्राक प्लस ऐतिहासिक, सट प्लस राग और शत प्लस उपदेश। तो बताओ कै के बाद ए आ गया ना, तो कै का परिवर्तन किस में होगा, गे में। तो और ए जुड़ जाएगा तो दिक प्लस अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। बताओ कै का परिवर्तन किस में होगा, गे में। अपरंतु आई है तो वो इस पे लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। बताओ ये क्या है, सट प्लस क्या राग, तो टे का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डे में। अब एक चीज और समझनी है आपको कि देखो यदि रे से पहले कोई वर्ण आधा होता है, क्योंकि टे आधा है तो डे भी आधा बनेगा, तो रे उसके नीचे लग जाता है। तो सट प्लस राग बनाएंगे तो रे यहां लगाएंगे, ऐसे लिखा जाएगा षडराग। क्या लिखा जाएगा, षडराग। अरे ऐसे भी देख तो एक ही मतलब, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है इसका लिखने का तरीका यही है। ये और ये बात तो एक ही है, डे आधा है रे पूरा है, परंतु रे से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो रे उसके कहां लग जाता है, नीचे। जैसे पै के बाद रे आएगा तो ये प्रय हो जाता है, नीचे लग जाता है। अब बताओ शत प्लस क्या उपदेश, तो तय के बाद ऊ आ गया, स्वर है घोष है तो इसका दय हो जाएगा, ऊ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सदुपदेश। इस तरह से हम संधि कर देते हैं। अब कुछ संधि विच्छेद के उदाहरण और देखने हैं आपको। शद्रूप, अब्द, षड्यंत्र, ऋग्वेद, उद्योग। इन शब्दों का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो देखो ये क्या है, बताओ दय, दय आधा है तो हमने क्या है कि तय का दय बनाया था, यानी पहले वर्ण का परिवर्तन हमने किस में कर दिया था, तीसरे में। तो अब संधि विच्छेद का कोई नियम नहीं होता है, जैसे संधि किया उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो तीसरे का वापस क्या बना देंगे, पहला। तो दय का क्या बना देंगे, तय, तो क्या हो जाएगा, सत। इसके नीचे क्या लगा है, रे, वो चल जाएगा प्लस के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये सत प्लस रूप। और संधि करते तो क्या बन जाता है, सद्रूप। अब बताओ बै कौन सा वर्ण है, तीसरा, तो वापिस इसका क्या बन जाएगा, पहला, तो क्या हो जाएगा, अपो प्लस दय। बताओ डे कौन सा अक्षर है, तीसरा, तो वापिस पहला, बताओ क्या हो जाएगा, सट प्लस क्या, यंत्र। गय कौन सा अक्षर है, तीसरा, तो इसका पहला वर्ण क्या होता है, कै, तो ये क्या हो जाएगा, ऋक प्लस क्या, वेद। और ये उद्योग है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये क्या है, बताओ आधा दय, तो इसका वापस क्या हो जाएगा, तय, उत प्लस योग। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, बताओ संधि विच्छेद। तो बिल्कुल याद रखना है, संधि विच्छेद का कोई नियम नहीं होता है, जैसे हमने संधि किया उसका विपरीत कर देते हैं, नियम संधि के हैं। और संधि में आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि कैचे टे तेपे के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ये रे लेवे है और कोई भी स्वर आता है तो कैचे टे तेपे का परिवर्तन अपने ही वर्ग के कौन से अक्षर में हो जाता है, तीसरे में। ठीक है, चलो अब नियम नंबर 2। तो देखो व्यंजन संधि के अंदर हमने जो नियम नंबर 1 पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था कि इधर तो थी कौन सी ध्वनि, अघोष, और इधर क्या थी भाई, घोष। अब हम उल्टा कर देते हैं,
कि भाई यहां तो लिख दी हमने कौन सी ध्वनि, घोष, और इधर क्या लिख दी हमने, अघोष। क्लियर हुआ ना, ये लिख दिया साहब। अब घोष ध्वनि क्या होती है भाई, कि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। वैसे तो पांचवा भी होता है मैंने कहा, लेकिन वो अनुनासिक भी होता है, उसके लिए हम क्या बताओ अलग से नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्टली वर्ग का क्या बताओ, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा चौथा वर्ण। तो बताओ कै वर्ग में से कौन आ सकते हैं घोष के रूप में, ग और घ, और च में से कौन आ सकते हैं, च छे को छोड़ देंगे तो कौन आ जाएगा, जय जय, और टे में से किसको छोड़ देंगे, टैठे को छोड़ देंगे, डे ढे, और तय में से तय थे को छोड़ देंगे, दे धे। लेकिन जो भी घोष ध्वनि प्लस से पहले आएगी उसके नीचे हलंत आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हलंत। और ऐसे में कहने का मतलब है कि तीसरा और चौथे वर्ण के रूप में प्लस से पहले, ठीक है, ना तो कै वर्ग में से, ना च वर्ग में से, ना टे वर्ग में से, केवल तय वर्ग में से मिलता है, और वो मिलता है दय। क्या मिलता है, दय, क्योंकि वो आधा चाहिए हमें, तभी तो व्यंजन होगा ना प्लस से पहले। अगर आधा नहीं होगा तो फिर तो वो स्वर हो जाएगा। अब प्लस के बाद आएगी अघोष ध्वनि, और अघोष ध्वनि जो आएगी उसमें मुख्यतः तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष में, लेकिन जो उदाहरण के रूप में आपको मिलेंगे वो कुछ खास व्यंजन, एक तो कै है, एक तय है, एक थ है, एक प है, और एक क्या बताओ से। लिखने को तो चाहे आप सबको लिख दो, लेकिन एग्जाम्पल इनके ही मिलेंगे जो मैं लिख रहा हूं। आप चाहे सारे को लिख दो या घोष को, लेकिन उदाहरण केवल इसके मिलेंगे, ठीक है। अर्थात यदि प्लस से पहले द घोष है, प्लस के बाद क्या है, अघोष है, तो बदलेगा कौन, द, क्योंकि आधा तो द है ना। और हमेशा क्या बताओ, प्लस से पहले वाली ध्वनि का उच्चारण किसके साथ होता है, प्लस से बाद वाली। अब ये अघोष है तो ये द से कहता है कि अगर तुझे मेरे साथ उच्चारित होना है तो तुझे मेरा जैसा बनना पड़ेगा। तो बताओ इस द को अघोष बनाएंगे तो आगे चलने से तो फायदा नहीं, वापिस इसका तय बना देंगे। क्या बना देंगे, तय। अब इसके अंदर कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं जो विविधास्पद हैं। जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूं कि उत प्लस थान यदि हम करें तो शब्द क्या बनेगा, उत्थान बनेगा। क्या बनेगा, उत्थान। अब तो इसमें कोई संधि नहीं हुई, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता उद प्लस थान, क्या लिख दिया, उद प्लस थान, तो अब संधि हो गई, ये क्या हो गया, उत्थान हो गया। क्या हो गया, उत्थान। तो यहां संधि तो हो गई, लेकिन अब हमसे कोई ये पूछता है कि उत्थान में उपसर्ग कौन सा है, तो अपने पास दो हो गए, उत भी हो गया और क्या है, उद भी हो गया। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मूल उपसर्ग उत होता है, जब संधि करते हैं तो तय का दय हो जाता है। जैसे अभी पिछला नियम में कि अगर तय के बाद घोष ध्वनि आती है तो तय का क्या हो जाता है, दय। तो वो तो कहते हैं कि मूल उपसर्ग क्या बताओ, उत है, और संधि करते हैं तो उत का क्या हो जाता है, उद हो जाता है। कुछ कहते हैं नहीं, मूल उपसर्ग उद है, अब दय आ रहा है इसमें, और उसके बाद अघोष ध्वनि आते हैं तो दय का तय हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि उत और उद इन दोनों के बारे में अभी भी विवाद है। ये पता नहीं कि मूल उपसर्ग उत होता है या उद, लेकिन जो हमारी बोर्ड या एनसीईआरटी है वो उत को महत्व देती है। किसको महत्व देती है, उत को। तो उस हिसाब से तो इसमें उत प्लस स्थान, इसको अगर उत माने तो ये तो संधि होगी नहीं। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। अगर देखो उत आ जाए तो विकल्प में, परीक्षा में, तो आप उत को सही कर देना, यदि उद आ जाए तो उद को सही कर देना। लेकिन इन दोनों में से यदि एक को छांटना हो कि उत करें या उद, यानी दोनों ही विकल्प में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे उत्थान में आपसे पूछ लिया उपसर्ग, उद विकल्प में तो उद कर दो, और उत है तो उत। अगर दोनों में से एक छांटना पड़े तो आपको उत को प्राथमिकता देनी है। किसको देनी है, उत को। लेकिन कहने का मतलब है इनमें विवाद है, इसलिए हम इन उदाहरणों को यहां सम्मिलित क्या नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इसमें ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो वो ज्यादा उदाहरण नहीं है, उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नियम तो क्या बना इसका सीधा सा कि यदि घोष द्वय के बाद, क्या, घोष द्वय के बाद, ठीक है, अघोष ध्वनि कहते थे पैसे आए, तो दय का परिवर्तन किसमें हो जाता है, तय में। तो क्या नियम हुआ बताओ कि यदि
घोष ध्वनि किसके बाद? द के बाद। अघोष ध्वनि कै, तै, थै, पै, से आए तो द का परिवर्तन तय में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लस के बाद जो ध्वनि है वही प्लस से पहले वाली को बनना पड़ता है, क्योंकि आधा है। इस द का उच्चारण किसके साथ होगा? इनके साथ होगा, तो इनको इनका जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, यही फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने कहा था, उदाहरण तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर में विवाद है। अब जो परीक्षा की दृष्टि से बिना विवाद के इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से? एक तो ये देखो, एक तो यह है शरद प्लस उत्सव, सॉरी उत्सव नहीं करना है, ये शरद प्लस क्या, क्योंकि कहते थे ना, तो काल करना है। क्या करना है? शरद प्लस क्या? काल। अब बताओ, प्लस से पहले क्या आया? द, और प्लस के बाद क्या आ गया? कै। तो अब इस द का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तय में, और ये क्या बनेगा? शरत काल। क्या बनेगा? शरत काल। ध्यान रखना, मूल शब्द शरद होता है, शरत नहीं होता। कई किताबों में आपको शरत मिलेगा, शरत नहीं होता। मूल शब्द क्या होता है? शरद। जैसे शरद ऋतु, शरद आया पुलों को पार करते हुए, आलोक धन्वा की कविता है, तो शरद होता है शब्द। क्या होता है? शरद। और उसमें दे क्या है बताओ? हलंत। तो इसके बाद के आ गया, तो शरद प्लस काल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शरत काल। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ऐसे ही हम करेंगे, क्या बताओ? आपद प्लस काल। क्या? आपद प्लस काल। तो आपतकाल, आपातकाल नहीं, क्या? आपतकाल। यानी ये शब्द क्या बनेगा? आपतकाल बनेगा, क्योंकि द के बाद के आ गया तो द का परिवर्तन तय में हो जाता है। ये आपातकाल नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? आपतकाल। याद है ना तुलसीदास की चौपाई? धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपतकाल परखिए चारी। तो आपातकाल थोड़ी है, क्या है? आपतकाल। तो आपद प्लस काल बराबर क्या बनेगा? आपतकाल। और एक इसमें इंपॉर्टेंट उदाहरण यह है, संसद प्लस सदस्य। क्या है बताओ? संसद प्लस सदस्य, तो दे के बाद से आ गया, तो आपको क्या करना है? इसका परिवर्तन तय में, और ये क्या बनेगा? संसद सदस्य बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। संसद प्लस सदस्य की संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा? संसद सदस्य। बाकी तो जैसे आपद प्लस ती, तो क्या हो जाएगी? ये तय आ गया तो आपत्ति। विपद प्लस ते, विपत्ति। ऐसे ही एक और होता है उपनिषद प्लस काल। क्या होता है? उपनिषद प्लस क्या? काल। तो वही है, क्या हो जाएगा? ये उपनिषद काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषद काल। तो यही उदाहरण इसमें आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं। ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं है, छोटा सा नियम है। तो अब तक अपने क्या पढ़ा कि पहला नियम पढ़ा, उसमें प्लस से पहले क्या था? अघोष था, प्लस के बाद क्या था? घोष। तो हमने अघोष को किस में बदल दिया? घोष में। इसमें प्लस से पहले क्या है? घोष, प्लस के बाद क्या है? अघोष। तो घोष किस में बदल गया? अघोष में। जो प्लस के बाद ध्वनि होगी उसी में परिवर्तन आपको प्लस से पहले वाली ध्वनि का क्या करना है। ठीक है, चलो अब हमने बात की थी पंचम वर्ण की। किसकी की थी? पंचम वर्ण की। कि वो अभी रहने दो, तीसरे चौथे की बात कर लेते हैं। पांचवा जो है वो हमने पीछे क्या बताओ छोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं कि भाई पांचवा वर्ण है वो अब आएगा प्लस के बाद, क्योंकि प्लस के बाद कौन आए थे? तीसरा चौथा, यर लव है और सभी स्वर। अब पंचम वर्ण प्लस के बाद आ रहा है, और पंचम वर्ण प्लस के बाद वहां क्यों नहीं लिया?
क्योंकि मैंने कहा था कि वो घोष तो होते ही होते हैं, लेकिन घोष के साथ क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक कह देते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं, अनुनासिक ध्वनि। तो प्लस के बाद वो पंचम वर्ण रह गया था, और वो इसलिए रह गया था कि वह कैसी ध्वनि है, अनुनासिक ध्वनि। तो कौन कौन आते हैं इसमें बताओ, कै का पंचम वर्ण होता है ञ, चै का य, ठीक है, हलंत की कोई जरूरत नहीं है। एक तो कै का, एक किसका आ गया बताओ, चै का, एक टै का क्या होता है, ण, एक तय का क्या होता है, न, और एक पै का होता है मैं। ये कैसी ध्वनि है, अनुनासिक। कैसी ध्वनि है, अनुनासिक। अब यदि इधर अनुनासिक है तो इधर इसका जस्ट विलोम आएगा। बताओ, इधर घोष था तो इधर क्या हुआ था, अघोष। इधर घोष था तो इधर क्या था, अघोष। इधर अघोष था तो इधर क्या हो गया, अघोष। तो इधर क्या है बताओ, अनुनासिक। तो इसका मतलब वहां यहां वो आएगा जो अनुनासिक नहीं होगा, और जो अनुनासिक नहीं होता है उसे अपन क्या कह देते हैं, निर्नुनासिक। क्या कह देते हैं, निर्नुनासिक। यानी जो अनुनासिक है वो तो अनुनासिक, और जो अनुनासिक नहीं हो क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक। क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक। क्लियर हुआ ना। अब देखो, यानी यहां तो अनुनासिक ध्वनि है और यहां कौन सी ध्वनि है, निर्नुनासिक। अब जो भी प्लस से पहले ध्वनि आएगी वो कैसी होगी भाई, आधी होगी। कैसी होगी, आधी। और अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, कि भाई जो आधी ध्वनि है उसमें मूलतः अगर हम केवर की बात करते तो मैंने कहा था केवल किस, क्योंकि जो भी ध्वनि आएगी वो उस शब्द के अंत में आए और आधी आए। तो मैंने कहा था कै वर्ग में से केवल किसके उदाहरण मिलते हैं, कै के। किसके मिलते हैं, कै के। तो यहां पर प्लस से पहले वही ध्वनि आएंगी, कौन सी बताओ, कै, चै, टै, तै और पै, और इनके नीचे क्या आएगा बताओ, हलंत। अब ये ध्वनि तो कौन सी है, निर्नुनासिक। चाहे आप या सबको लिख दो, लेकिन उदाहरण इन्हीं के मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा था ना कि किसी भी शब्द के अंत में आधा ख नहीं आता, ना आधा घ आता है, समझाया ना, शब्द के अंत में, ठीक है। ने आधा क्या है बताओ, इसीलिए तो मैंने केवल उसमें से एक दै का उदाहरण लिया था। किसका लिया था, दै का। जब हमने कौन सी ध्वनि लिखी थी, इधर घोष, और अघोष ली थी, मैंने समझाया था वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और वर्ग और पहला दूसरा, मैंने कहा था कि पहला वर्ण तो आ सकता है आधे के रूप में, लेकिन दूसरा क्या नहीं आएगा। तो कै चटे ते पे कहां गए, प्लस से पहले वही ध्वनि आ गई, और प्लस के बाद कैसी ध्वनि है, अनुनासिक। तो अब इनको अनुनासिक ही बनना पड़ेगा। और ये ध्वनि कहां आएंगी, किसी शब्द के प्रारंभ में। तो याद रखना, यहां भी कभी भी किसी शब्द के शुरुआत में ये तीन अनुनासिक ध्वनि नहीं मिलती है। केवल आपको एग्जाम्पल किसका मिलेगा, ने और मैं का। तो यदि कैचे टहते पे के बाद अनुनासिक ध्वनि ने और में आए तो ये कैसी ध्वनि है, अनुनासिक। अब मैं क्या सिखा रहा हूं कि प्लस के बाद जो भी ध्वनि है वही प्लस से पहले वाली को बनना पड़ता है। तो बताओ, कै को हम अनुनासिक ध्वनि बनाएंगे तो कै वर्ग से बाहर तो चलेंगे नहीं, तो कै को उसी के किस में बदल देंगे भाई, पंचम वर्ण में। तो कै का क्या है बताओ, परिवर्तन हो जाएगा कै के क्या बताओ, पंचम वर्ण में। और चै को अनुनासिक बनाएंगे तो चै का परिवर्तन चै के पंचम वर्ण में, और टै को बनाएंगे तो टै का परिवर्तन टै के पंचम वर्ण में, और तै को बनाएंगे तो तै का परिवर्तन तै के पंचम वर्ण में, और पै का उसके पंचम वर्ण में। तो फिर से याद रखो कि तीसरा वर्ण तो कब बनाया था, जब घोष ध्वनि थी, क्योंकि घोष ध्वनि कहां से शुरू होती है, तीसरे चौथे से, तो हमने घोष ही बना दिया था तीसरा। अब यहाँ अनुनासिक ध्वनि है तो अनुनासिक बनाने के लिए किसी भी वर्ग को उसी के किस में, अक्षर में, पांचवे में। और आपने देखो पढ़ा होगा कि जगत प्लस ईश तो क्या होता है भाई, जगदीश। क्या होता है, जगदीश। और जगत प्लस नाथ क्या होता है, क्या होता है बताओ, जगन्नाथ। क्या होता है, जगन्नाथ। तो यहां तो तय का परिवर्तन दय में इसलिए हुआ क्योंकि घोष है, और घोष बनाने के लिए पहले वर्ण को किस में बदलते हैं, तीसरे में। अब यहां तय का परिवर्तन पंचम में इसलिए हुआ कि यहां न कैसी ध्वनि है, अनुनासिक। क्या है, अनुनासिक। तो क्या नियम बना कि यदि कैचे टे पे के बाद अनुनासिक ध्वनि न और में आते हैं तो कैचे टे पे का परिवर्तन अपने ही वर्ग के कौन से अक्षर में हो जाता है, पंचम वर्ण में। किस में हो जाता है, पंचम वर्ण में। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ध्वनि प्लस के बाद है वही प्लस से पहले वाली को बनना पड़ता है। तो क्या नियम हुआ बताओ, नियम क्या हुआ,
कि नियम नंबर तीसरा हुआ कि यदि के, चे, टे, ते और पै के बाद अनुनासिक ध्वनि ने में आती हैं तो के, चे, टे, ते, पै का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में हो जाता है। अपने ही वर्ग के किस में हो जाता है? पंचम वर्ण में हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब देखो जो नियम नंबर 1 है उसमें भी प्लस से पहले वही ध्वनि आई थी और नियम नंबर 3 में प्लस से पहले वही ध्वनि है, तो शब्द भी वही होंगे। बताओ वहां कौन कौन शब्द लिखे अपन ने? वहां लिखा था वाक प्लस ईस क्या वागीस, तो यहां लिखेंगे क्या? बताओ वाक प्लस क्या मैं। बताओ के के बाद अनुनासिक ध्वनि में आ गई ना, तो कै का परिवर्तन किस में हो जाएगा? कै के ही पंचम वर्ण में, और ये क्या हो जाएगा? वांग में। वाड में नहीं, वांग में। उसका उच्चारण क्या होता है? गे। तो वाक प्लस में बराबर क्या? वांग में। और क्या पढ़ा था हमने वहां वाक के अलावा? दिक प्लस नाथ, बताओ क्या हो जाएगा? दिंगनाथ। दिक प्लस नाथ बराबर क्या हो जाएगा? दिंगनाथ। वहां पढ़ा था सट प्लस आनन सडानन, यहां पढ़ेंगे सट प्लस मुख, तो क्या हो जाएगा? टे का परिवर्तन णे में, और क्या हो जाएगा? सणमुख। ऐसे ही सट प्लस मास, बताओ क्या हो जाएगा? सणमास। यानी टे का परिवर्तन किसमें? अणे में। ऐसे ही मैं कहूंगा सत प्लस नारी, तो ने पंचम वर्ण आ गया, तो तय का परिवर्तन भी किस में हो जाएगा? तय के पंचम वर्ण, और वो क्या होता है? ने। तो सत प्लस नारी बराबर क्या? सन्नारी। अब आ जाएगा कौन सा? बताओ क्या? जगत प्लस नाथ, तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। और एक इसमें पे आता है, तो अप प्लस मैं, तो पे का परिवर्तन किस में हो जाएगा? में। और ये क्या हो जाएगा? अम्मे। अप प्लस में बराबर क्या? अम्मे। अप प्लस में बराबर क्या हो जाएगा? अम्मे। तो क्या याद रखना है कि यदि कै चटे तपे के बाद तीसरा चौथा वर्ण ये रे लेवे है, कोई भी स्वर आता है तीसरा चौथा है तो तीसरे में करना है, और यदि प्लस के बाद क्या आता है? कै चटे के बाद पंचम वर्ण आता है तो फिर पांचवें वर्ण में करना है। किसमें करना है? पांचवें वर्ण में। किसमें करना है? पांच वर्ण में। ठीक है, चलो और कुछ उदाहरण और लिखता हूं आपको करने के लिए। प्राक प्लस मुख, तो वही कै के बाद में आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका? ङै। और ये क्या हो जाएगा? प्रांगमुख। सट प्लस मूर्ति, बताओ क्या हो जाएगा? षणमूर्ति। षट प्लस मूर्ति बराबर क्या हो जाएगा? षणमूर्ति। ऐसे ही मैं कहूंगा सत प्लस निधि,
तो ने आ गया, तो तय का परिवर्तन ने में ये क्या हो जाएगा, सन्निधि। इस तरह से हम कर देते। और संधि विच्छेद करना है तो आपको 2 पंचम वर्ण मिलेंगे, तो जो पहला आधा पंचम वर्ण है उसको वापस किस में बदल देंगे, पहले में। जैसे क्या लिखा हुआ है, श्रीमन नारायण। तो देखो ये 2 पंचम वर्ण मिल गए, तो पहला जो आधा पंचम वर्ण है उसका परिवर्तन कौन से वर्ण में, पहले में, क्योंकि मैंने कहा था पहले का कौन सा बनता है, पांचवा। तो पांचवे का वापस क्या हो जाएगा, पहला। तो क्या हो जाएगा, श्रीमत, पहला से क्या, नारायण। ऐसे ही मैं कहूंगा उन्नयन, तो इसका वापस परिवर्तन किस में हो जाएगा, तय में। तो क्या हो जाएगा, उत प्लस नयन। और मैंने कहा था कि संधि विच्छेद के कोई नियम नहीं होते, परंतु यदि जैसे हमने संधि की है उसका उल्टा कर देंगे तो आसानी से विच्छेद हो जाएगा। तो उत प्लस नयन। ऐसे ही बताओ, जगत प्लस जननी की संधि क्या होगी, तो तय के बाद जय आ रहा है, ये तो उसमें नहीं आएगा, सॉरी एग्जाम्पल इसमें नहीं। और देख लो, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि यदि कैचे टेते पे के बाद पंचम वर्ण आए तो हमें परिवर्तन किसमें करना है भाई, पंचम वर्ण में ही करना है, ठीक है ना। यानी कैचे टेते पे के बाद पंचम वर्ण में 2 ही ध्वनि मिलेंगी हमें, कौन सी, ने और में। तो कैचे टेते पे का परिवर्तन भी हम किसमें, पंचवर्ण में, क्योंकि वो कौन सी ध्वनि है, अनुनासिक। ठीक है, आज के लिए यही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।